हाय ऑल, मैं संपत सोमानी आपका फिन साइंस यूट्यूब पर स्वागत करता हूँ। करीब करीब 2 हफ्ते के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्योंकि काफ़ी सारी जॉब के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। सो एनीवे, आरबीआई की कमेंट्री आई कल। एंड उसके पहले ये हफ्ते में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। आर आरबीआई ने आरडब्ल्यूए मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स उसकी बढ़ोतरी की। राइट। सो अब हम ये समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर होगा और इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर होगा। ये किस तरह से होगा, इसलिए इतना मैंने कंटेंट बनाया है। ये समराइज्ड मैं बताना बताना चाहता हूँ। बैंकिंग व्हाट्स नेक्स्ट में मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो बेसिकली स्पीकिंग, आरडब्ल्यूए मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स। तो पहले हम समझते हैं रिस्क क्या है बैंक के लिए। देखिए, बैंक लोन देती है। ओके, वो उनके लिए एसेट है क्योंकि उससे इंटरेस्ट आता है। अब वो इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है। अगर होम लोन है तो उसके पास कोलेटरल है। ओके, इफ कस्टमर डू नॉट पे, वो होम ले लेंगे। करेक्ट है। तो उसमें रिस्क कितनी है? निग्लिजिबल है। क्योंकि वो होम लोन जो है ऐसा हो सकता है कि कस्टमर पे नहीं कर पा रहा है, या सेकेंड चीज ये है कि जो हाउस की डिमांड है वो ही घट गई और बैंक को जितना लोन रिकवर करना है उससे कम हाउस की वैल्यू हो गई। ओके, तो उस केस में रिस्क है। करेक्ट है। सेकंड ये बात करता हूं मैं। देखिए, लोन के बहुत सारे टाइप्स है। सेकंड, मैं इसमें कुछ एग्जांपल दिया हूं। लैप लैप मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो आप कोई लोन उठा रहे हो और कोलैटरल रख रहे हो आपकी प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। ओके, तो उसमें रिस्क क्या है? अगेन, कि आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन वैल्यू है वो ज्यादा है और आपका जो होम का वैल्यू है अचानक से होम की डिमांड घट गई बाजार में। ओके, सब तरफ सब लोग शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर पर इम्पैक्ट हो रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, रेंट पे रहने के लिए खुशी खुशी रेडी है। या फिर स्पेंडिंग पैटर्न में बेसिकली स्पीकिंग दो दे डोंट वांट टू अपग्रेड देयर होम्स। कि लोगों का जो सपना है 2 BHK टू 3 BHK, 3 BHK टू 4 BHK, ये रुक गया है। एंड सब लोग शेयर मार्केट के पीछे भाग रहे हैं। उस केस में क्या होगा? हाउसिंग डिमांड कोलैप्स होगा। हाउसिंग डिमांड कोलैप्स होगा तो आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो ज्यादा है एंड एक्चुअल वैल्यू कम है। करेक्ट है। एक मैं ये सब चीजें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया लैप। अब इसमें लोन टू वैल्यू रेशियो में बात कर रहा हूँ। लोन टू वैल्यू रेशियो बेसिकली यही है, आउटस्टैंडिंग लोन डिवाइडेड बाय एक्चुअल एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू जो होती है, आज की एसेट वैल्यू होम की कितनी है और आउटस्टैंडिंग लोन, इसका रेशो। तो आउटस्टैंडिंग लोन एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशो, लोन अमाउंट लेटेस्ट से 50 लाख है और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 70 लाख है। तो इसका मतलब लोन टू वैल्यू रेशो 50 लाख डिवाइड बाय 70 लाख होगा। ओके, तो जो रेशो आता है वो रेशो अगर लेस देन 85% है तो इसका मतलब आप लोन अमाउंट रिकवर कर पाओगे वो एसेट वैल्यू को बेचकर, प्रोवाइडेड दैट कस्टमर इज डिफॉल्टेड। मतलब आपका जो नेट एनपीए है, तो 6 महीने से कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया एंड नाउ वो एनपीए में गया है। एंड वो एनपीए में रिकवर करना है आपको वो एसेट को सेल करके। तो उस केस में आप इजीली रिकवर कर पाओगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? देखिए, आजकल जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी जो होम की वैल्यू है 3 BHK की, ओके, दे आर इन सीआर। ओके, तो जो भी प्रमोटर बिल्डर सेल कर रहे हैं वो कस्टमर लेते जा रहे हैं। ओके, ये इसमें ये नहीं सोच रहे कि भाई बैंक जो लोन दे रही है वो 90% लोन दे रही है, अज्यूमिंग दैट कि वो जो बिल्डर कोट कर रहे हैं वही प्राइस मार्केट में बेचकर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। बैंक को भी सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए बिल्डर ने कोट किया है टू टू सीआर का प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो, 1300 स्क्वायर फीट, वेरी लैविश एरिया इन द पुणे, लेटेस्ट से एग्जांपल के तौर पर। ओके, बट कस्टमर ने लेटेस्ट से फर्स्ट ईयर में ही डिफॉल्ट कर दिया और लेटेस्ट से ड्यू टू जॉब लॉस एंड ऑल, एंड दे वांट टू सेल द होम। ओके, इन द सेकेंड ईयर। अब पहले साल में तो जबरदस्त इंटरेस्ट रहता है, 97 98% तो इंटरेस्ट ही रहता है। तो जो एक्चुअल लोन है वो जो डिसबर्स किया था 95%, अब वो 95% हो गया है।
इंटरेस्ट क्यों मिला के 100%, करेक्ट है। अब वो 100% बेसिकली मार्केट में वो सेल करने के लिए जा रहे हैं। अब वो मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हैं, उतना सडनली 2 CR का 2 CR हो गया ना बैंक का आउटस्टैंडिंग, तो वो 2 CR मिल नहीं रहा है अभी मार्केट में, अगले साल स्लो डाउन आ गया, ऐसा हो सकता है, करेक्ट है। तो उस केस में क्या होगा, बैंक को कुछ अमाउंट बाजू में रखना पड़ेगा, राइट। तो यही रूल है आरबीआई का कि आपका जो रिस्क है उस हिसाब से आपको कुछ अमाउंट बगैर लोन दिए साइड में रखना पड़ेगा, ताकि आपकी बैंक डिफॉल्ट हो गई तो आपका जो कैश बाजू में रखा हुआ है, ओके, उस कैश से जो डिपॉजिटर्स है उनके पेमेंट चला सकते हैं। ये केयर करने के लिए फैक्टर होता है RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स। अब रिस्क क्या है, कोई भी बैंक के लिए रिस्क मतलब नॉन रिकवरेबल लोन वैल्यू, वेरी सिंपल लेमैन टर्मिनोलॉजी। अब कौन से लोन में कितना रिस्क है, करेक्ट है। अब ये देखिए, होम लोन है, होम लोन में मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10%, मतलब जैसा मैंने कहा वेरी एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके चलो, पहले ही साल कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, जिसमें 95% आप होम लोन LTV लोन टू वैल्यू रेशियो में यहाँ पे 85 पढ़ रहा हूँ, बट मैंने ऐसे देखे बहुत सारे टॉप क्वालिटी बैंक्स आजकल 95% दे रहे लोन, 90% दे रहे हैं। सो सीरियसली स्पीकिंग डिफॉल्ट का खतरा है। अगर आपकी हाउसिंग डिमांड कोलैप्स हो गई और पहले ही साल में कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, ओके, तो क्या करोगे, करेक्ट है। तो इस केस में एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं मैं, पहले जो मतलब ये RWA मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स, मतलब आज आरबीआई का रूल क्या है कि जितना रिस्क है पहले आपके लोन में रिस्क निकालो, उस रिस्क की अमाउंट का 9% आपको सेफर साइड में रखता है Tier 1 कैपिटल, मतलब बेसिकली स्पीकिंग मैं बोलूंगा कि उसको टच नहीं करना है आपको, सेफर साइड में रखना है। ये जो CRR SLR ये होते हैं, कैश रिजर्व रेशो है, स्टैट्यूटरी लेंडिंग रेशो एंड ऑल, उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ ये जो कैपिटल है ये सब बाजू में रखना पड़ता है, ताकि डिपॉजिटर के पैसे ऑन टाइम ऑनर हो, पेमेंट हो, ओके। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, पहले पहले भाई मेरा लोन है उसमें मेरा रिस्क निकालो। अब होम लोन के केस में वो चेक करते हैं लोन टू वैल्यू रेशो, अगर आपका लोन टू वैल्यू रेशो 90% है, 95% है, तो डेफिनेटली ये जो RWA है वो जाएगा 25%। अगर आपका लोन टू वैल्यू रेशो लेस देन 85% है, इसका मतलब 15% का क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं मैं कि पहले साल में कस्टमर डिफॉल्ट हो गया तो भी मेरा जो हाउसिंग एसेट है वो राइट प्राइस पर मैं बेचकर निकाल सकता हूं, तो उस केस में बैंक पकड़ेंगे 10% समथिंग। ये होम लोन और लैप और गोल्ड लोन के लिए कितना पकड़ते हैं ये मुझे मालूम नहीं, बिकॉज दे डू हैव कोलेटरल, दे आर कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। अब आता है बात करते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स। ये जो है इस मेन चीज, अब यहां से स्टोरी शुरू होती है, ध्यान से सुनिए। आगे जाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोग जो क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारा एनालिसिस होता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने के लिए, उससे टर्मिनोलॉजी समझने के लिए काफी सारी चीजें गूगल करना पड़ता है, एंड मेहनत करके हम लोग कंटेंट डालाते हैं और लेमैन लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी यहाँ से चुराया हुआ कंटेंट नहीं है, ये खुद अभ्यास करके कंटेंट बनाया हुआ है वीडियो है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए। हमारा मकसद ये कि है लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को बढ़ाना है, वेरी सिंपल, इन अ लेमन लैंग्वेज हम लोगों को बताना है कि भारत की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एंड बेस्ड अपॉन दैट दे कैन टेक द वाइज डिसीजंस। ये कोई भी फियर फैक्टर क्रिएट करना है या कोई भी ग्रीड क्रिएट करना है, इस ये मकसद नहीं है। सो वेरी सिंपल, आज तक मैंने कोई अभी तक तो वीडियो जो हमारा फिन साइंस का चैनल है इसके ऊपर नॉलेजेबल कंटेंट गए हैं एंड विदाउट स्पॉन्सरशिप गए हैं। सो मैं ऐसा नहीं है कि मैं पैसा लेके काम कर रहा हूँ एंड ऑल। सो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक द यूट्यूब चैनल वीडियो एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल, ओके। आगे बढ़ते, ठीक है। अब हमने बात किया ये सिक्योर्ड लोन्स के लिए, अब आते हैं बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन का। अनसिक्योर्ड लोन मतलब पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन।
यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है बिकॉज कोलेटरल ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड लोन में कोलेटरल ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड लोन्स जो होते हैं उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अगर आपने मिस कर दिया, सीधा आप 36%, 38%। पर्सनल लोन पे 10%, 11%, 12% लगा रहे। वेरी सिंपल। ओके। अब अब ये चीज देखिए, सिक्योर्ड लोन का जो 1 साल का ग्रोथ है वो 15% है। ओके। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन का ग्रोथ 48% है। बगैर कोलेटरल वाली जो लोन है, ओके, वो ग्रोथ 48% है। इसका मतलब सिंपल चीज है, ये जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन से जो बिजनेस चल रहे हैं बैंक्स के, एनबीएफसी के, फिनटेक कंपनीज के, ओके, यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं है। तो आरबीआई को ऐसा लगा कि यहां से आगे का डिफॉल्ट हो सकता है। बड़े बड़े डिफॉल्ट आए तो डिपॉजिटर के पैसे नहीं रहेंगे, भारतीय इकोनॉमी का उसके ऊपर का विश्वास उड़ जाएगा इन्वेस्टर्स का। तो यही मौका है। ये जो ग्रोथ है मतलब 48%, मतलब रियली स्पीकिंग 2 साल में पैसा डबल। इतना तेजी से लोन बांटते घूम रहे हैं आरबीआई, एनबीएफसी। सो सीरियसली स्पीकिंग उन्होंने आरडब्ल्यू बढ़ाया। आरडब्ल्यू बढ़ाया, इसका मतलब सिंपल चीज है, अगर पर्सनल लोन है बगैर कोलेटरल है तो पूरा के पूरा अनसिक्योर्ड है, मतलब पूरी पूरी रिस्क है। तो जो पहला कहते थे कि जो 1 लाख का पर्सनल लोन दिया है तो उसका 9% आप साइड में रखिए, ओके, क्योंकि उसका आरडब्ल्यू 100% पकड़ा जाता था। अब क्या बोला आरबीआई ने, वेट, अब ये फैक्टर आरडब्ल्यू, नया आरडब्ल्यू क्या हो गया, 125%। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, आपने 1 लाख रुपए का लोन बांटा है, पर्सनल लोन, लेकिन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.25 जितना होगा, उसका 9% आपको सेफ साइड में रखना पड़ेगा। लोन बांटा है आपने 9 रुपए का, नो करेक्ट है, मतलब 1 लाख का लोन बांटा है, ओके। वो 100% पकड़ा जाता था अनसिक्योर्ड बोलकर, और उसका 9% मतलब 9,000 रुपीज साइड में रखती थी कोई भी बैंक, क्योंकि वो पर्सनल लोन है। तो आरबीआई के रूल के हिसाब से चलते थे। अब क्या होगा, नए रूल, आपको बैंक को या एनबीएफसी को ज्यादा अमाउंट साइड में रखना पड़ेगा। इसका सिंपल चीज क्या है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए जो आरबीआई ने कदम लिया है, वो वो फैक्टर जो है उसको कंसिडर करने के लिए कहीं ना कहीं बैंक को ज्यादा डिपॉजिट कैश रखना पड़ेगा, कम लोन बांटना पड़ेगा। ध्यान में आई बात? वेरी सिंपल। सेम चीज फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्रेडिट कार्ड लोन पहले क्या था, 125% था, ओके। जो भी आप क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन बांट रहे हो पूरा के पूरा अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे डूबने का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी वेरी हाई है। अगर वो ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं कोई कस्टमर तो वो 17-18% जाता है, ओके, 15% जाता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड का जो है वो पूरा अमाउंट ही मिस कर देता है, मिनिमम अमाउंट एंड ऑल, वो सब ठीक है, तो 36-38% इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। बिलिंग साइकिल आपके ध्यान में नहीं आई, आपने मिस कर दिया, तो 36-38% लगता है, करेक्ट है। बट इतना तो महीने का 3% क्यों कमाएगी बैंक, क्योंकि यह अनसिक्योर्ड है, वेरी सिंपल, वहां पे डूबने का ज्यादा चांस है। तो वो क्या बोल रही बैंक, लेटेस्ट से क्रेडिट कार्ड का लोन जो है वो 1 लाख रुपए बांटा, तो अब आरडब्ल्यू, नया आरडब्ल्यू क्या कैलकुलेट करेगा, 1 लाख का जो 9% है वो नहीं पकड़ा जाएगा। 1 लाख के ऊपर जो, सॉरी, 1 लाख का पहले जो होता था 125% आरडब्ल्यू, उस हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो 9,000 नहीं रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, समवेयर 13,500 समथिंग, जो भी अमाउंट आता है। तो इसका मतलब ज्यादा डिपॉजिट रखना पड़ेगा, कम लोन बांटना पड़ेगा। ये मेजर सेफ्टी के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सारे बैंक्स पर्सनल लोन बांटने लग गए, सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड लोन बांटने लग गए। और इसके क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मलाई है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, बट डिफॉल्ट का भी खतरा ज्यादा है। ये इसी वजह से आरबीआई ने ये कदम उठाया। अगर आप कोलेटरल के साथ जाते हो, ओके, तो यहाँ पे तो 15% ही ग्रोथ ही है, वेरी सिंपल, करेक्ट है। तो आज कोई भी कंपनी को क्या चाहिए, फटाफट ग्रोथ चाहिए, मतलब 3 साल में पैसा डबल। ये रिटेल आदमी सोच रहा है, ये समझ सकते हैं, लेकिन बैंक, एनबीएफसी भी सोच रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को लगा आग ये खतरे की घंटी है, इसको राइट टाइम पर पॉज बटन दबाना जरूरी है, इस वजह से। अब देखिए सिंपल चीज है, बैंक्स किसको लोन दे रही है। अब अब आप बोलोगे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन जो ले रहे कस्टमर्स, ओके, तो वो कस्टमर्स बिजनेस में पैसा लगाते होंगे। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ बिजनेस लोन भी,
बिजनेस लोन भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मशीनरी, फैक्ट्रीज, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले को जो बैंक देती है वो नॉन टेंजिबल एसेट्स है, उनके पास तो मशीनरी है ही नहीं। तो उनके लिए तो 17-18% इंटरेस्ट रहता है कम से कम बिजनेस लोन में। वो भी अनसिक्योर्ड लोन में ही आते हैं। 50% तो अनसिक्योर्ड लोन ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सर्विस के लिए, सर्विस वाला बिजनेस रहेगा तो 100% अनसिक्योर्ड अमाउंट हो गया, उसका आरडब्ल्यू ज्यादा हो गया। सो वेरी सिंपल, मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो थॉट प्रोसेस है कि मतलब बैंक्स दे रही है लोन एनबीएफसी को, एनबीएफसी दे रही है फिनटेक कंपनीज को, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो माइक्रो और स्मॉल कस्टमर्स, मतलब रूरल एरिया में जो बेसिकली स्पीकिंग जिसको कच्चा घर है उसको पक्का बनाना है, तो उसके लिए उसके पास में तो लैब है बेसिकली। लेकिन जिसको किराना शॉप चलाना है और उसको इन एडवांस में इन्वेंट्री परचेस करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब होलसेलर से परचेस किया शहर में जाके और रिटेलर बोलकर रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, उसके लिए एडवांस कैपिटल चाहिए। वो यहाँ पे गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में एंड उन्होंने कैपिटल लिया जहाँ पे 17-18% इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये जो होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है, राइट। तो एग्जांपल है बंधन बैंक एंड ऑल। बट मेरा ये कहना है कि जो बैंक्स एनबीएफसी है वो उनका खेल क्या चल रहा है, देखिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन से रिटेल लोग जो है मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे खेल जो है मतलब अभी इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारे आईपीओज आए, वो आईपीओ पर्सनल लोन लेकर लोगों ने आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट किया। सो इकोनॉमी इकोनॉमी बढ़ने के लिए काम नहीं किया है, लोगों ने अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए या फिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम किया है। सो इससे क्या होगा, वेरी सिंपल चीज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इनको ये बढ़ने वाला नहीं है, जॉब ग्रोथ होने वाली नहीं है। लेकिन कैपिटल बढ़ा रहे हैं मतलब आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, और गलती से अगर इकोनॉमी डाउन हो गई तो ये कैपिटल के पैसे लगाए हुए कहाँ जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। तो इनका रीपेमेंट कैसे होगा लोन का, करेक्ट है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वेरी सिंपल, आरबीआई ने जो पॉज बटन दबाया वो राइट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है देखिए, अब यहाँ पे बड़ा बड़ा खेल देखिए, एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है क्या, नहीं, वो पैसा उठाती है बैंक से पैसा उठाती है, नहीं तो बॉन्ड्स जारी करती है। बॉन्ड जारी कर रही है 8%, 8.5% के रेट पर एनबीएफसी पैसा उठा रही है। अब वो उनको बिजनेस करना है तो वो 12% के नीचे तो नहीं देंगे, करेक्ट है। तो बैंक्स बैंक्स को लग रहा है एनबीएफसी सेफ है, तो बैंक्स ने पैसा भर भर के एनबीएफसी को दे दिया। अब यहाँ पे एनबीएफसी क्या कर रही है, ये इन्होंने कुछ टाइप किया फिनटेक कंपनीज के साथ में, कहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स बोलकर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया लोन, रूरल एरियाज में बिजनेस लोन्स बांटने लगे एंड ऑल। बिल्डर्स, प्रमोटर्स एंड बिल्डर, रियल एस्टेट में जो कैपिटल लगता है उसके लिए एनबीएफसी ने पैसा देना चालू किया। सो देखिए, और उसमें भी एक पार्ट जो है फिनटेक कंपनीज को, राइट। तो अब फिनटेक कंपनीज को पैसा आ रहा है एनबीएफसी से, हाउ फिनटेक कंपनी पास ऑन कर रही है सामने वाले कस्टमर्स को 18%, 20% पर। तो एनबीएफसी जो 8% पर बैंक से उठा रही है पैसा, वो पास ऑन कर रही है 12% पर। फिनटेक कंपनीज 12% पे पैसा ले रहे हैं, वो पास ऑन कर रहे हैं 15% पर। तो ये खेल जो है, ये खेल कहीं ना कहीं बर्स्ट होगा आगे जाके, करेक्ट है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिनटेक कंपनी के पास में पैसा नहीं है एनबीएफसी को देने के लिए, एनबीएफसी के पास पैसा नहीं है बैंक्स को देने के लिए। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इसको इसको मैनेज करने के लिए आरडब्ल्यूए लाया, बढ़ाया आरडब्ल्यूए, ताकि ये जो आने वाला बस्ट है इसको स्टॉप किया जाए राइट टाइम पर, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में देखिए ऑलरेडी वो रिस्की लोन देते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज जो है इनका जो ग्रोथ जो है, राइट, आज इंडिया में पोस्ट कोविड के शेप रिकवरी मतलब आज लार्ज एंड मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेस है उनकी बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, लेकिन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की ग्रोथ नहीं हुई है। और जो मैक्सिमम लेबर आता है रूरल एरिया से वो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री से आता है। तो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री बैठी हुई है और इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लोन दिए जा रही है। तो डेफिनेटली
सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। बट बगैर कोलैटरल के कितने लोन है उनको, इनके लिए भी ये रूल लाया, आरडब्ल्यू बढ़ाओ, तो जितना अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो कैलकुलेट करो और उसके आरडब्ल्यू के हिसाब से जो नया रिवाइज आरडब्ल्यू है उस हिसाब से कैपिटल बाजू में रखो, साइड में रखो। वेरी सिंपल रूल। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए, अगर मुझे कोई बोला जाए आपको लोन कम बांटना है और पैसा बाजू में रखना है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्या करेंगे, बैंक एज ए बैंक क्या करेंगे, बैंक्स एज ए बैंक मैं ये करूंगा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो मेरे से छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी छोड़ के गए तो फिर मैं क्या करूंगा, ज्यादा डिपॉजिट मुझे साइड में रखने के लिए तो मुझे तत्काल रूप में डिपॉजिट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो कस्टमर्स है वो रिटेन रहे, मेरे पास कैपिटल पहले से ही जो है वो मौजूद रहे, वो कैपिटल कम ना हो। पहली पहली चीज होगी अभी गोइंग फॉरवर्ड, डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी होगी बहुत सारे बैंक्स की। जो भी बैंक्स एनबीएफसी ट्रबल में है, पहली चीज करेंगे कस्टमर रिटेंशन, डिपॉजिट रेट बढ़ाएंगे। नंबर 2, बॉन्ड्स जारी होंगे पैसा इकट्ठा करने के लिए। नंबर 3, जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उनका प्रोपोर्शन घटेगा और ये इधर जाएंगे कंपटीशन, होम लोन, लैप, गोल्ड लोन, ये सब, ये साइड में ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यहां से कैपिटल रेज होगा, जनरेट होगा एंड ऑल। ओके, अब इसका परिणाम क्या होगा, देखिए इसका परिणाम होगा फिनटेक कंपनी को लोन कम मिलेगा। फिनटेक कंपनी को लोन कम मिलेगा तो डेफिनेटली डिमांड कम है, इसकी वजह से एनबीएफसी लोन कम बांटेंगी, तो एनबीएफसी कम लोन लेगी बैंक से भी। करेक्ट है, सामने एनबीएफसी को दिख रहा है कि मेरा डिमांड कम हो गया, तो डेफिनेटली वो क्यों ज्यादा लोन बैंक से लेंगे, तो बैंक से भी डिमांड कम होगी। नंबर 2 चीज, देखिए कंजम्पशन जो है, भारत में बहुत सारे बिजनेस लोन पर चलते हैं, और क्योंकि लोन पर क्यों चलते हैं, क्योंकि वो लोन लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वहां से पैसा आएगा, हम लोग चुकाएंगे। तो इस तरह से जो कंजम्पशन मार्केट है, रूरल एरिया का जो मार्केट है, वो बहुत बैडली इंपैक्ट होगा। सो जो कंजम्पशन मार्केट में खुल के बताता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर 4 व्हीलर लेना है, 15 लाख का गाड़ी खरीदना है, लोन लेने के लिए जाएंगे। अगर यहां से आगे मैक्सिमम बैंक्स ने बोला है, पहली बात तो वो डिपॉजिट रेट बढ़ाएंगे, अगर डिपॉजिट रेट बढ़ गए तो उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन करने के लिए उनके जो लेंडिंग रेट्स है, मतलब लोन के रेट्स है, वो बढ़ाने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट रेट हाइक होगा यहाँ पे। तो आरबीआई ने क्या खेल खेला है, रेपो रेट नहीं बढ़ाया, आरडब्ल्यूए बढ़ाया, जिस हिसाब से ऑटोमेटिकली रेट बढ़ गए। करेक्ट है, डिपॉजिट रेट अगर बढ़ा तो जो लेंडिंग रेट है, मतलब लोन का रेट है, जो एमसीएलआर है, वो बढ़ेंगे। करेक्ट है, क्योंकि बैंक को तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बड़ा अच्छा मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो ही वो उनके अगर नहीं किया तो उनके एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देंगे, तो ये काम तो उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा, वेरी सिंपल चीज। साथ में कंजम्पशन बेस्ड लोन जो है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो गाड़ी खरीदना है उसका 80% मैं जाके अगर मैं ये करूंगा, परचेस करूंगा, तो वो लोन के साथ ही करूंगा। लेकिन अगर लोन के रेट हाइक हुई है, ओके, तो ऑटोमोबाइल कंपनी में गाड़ी खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। वो बोलेंगे आज कार लोन है लेटेस्ट से 9.5% पर मिल रहा है, कार लोन बेसिकली ये सिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं, 50% सिक्योर्ड, 50% अनसिक्योर्ड। क्यों, क्योंकि कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अगर कोई कस्टमर लेटेस्ट से 5 साल का टेन्योर है, और मैं ये बात करता हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं फिर से समझा दूं, कार लोन। ओके, सो ये जो कार लोन है, ठीक है, इसकी कीमत है 15 लाख रुपए, ठीक है, 80% उसका लोन लिया। अब 5 साल का कार लोन है, लेकिन 2 साल के बाद में कार की जो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है वो 50% से गिर गई। लेकिन पहले 2 साल कार का मतलब जो लोन वाली कंपनी बैंक्स होती है वो क्या करती है, पहले इंटरेस्ट निकालती है, फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब कार की वैल्यू तो गिर गई है, लेकिन जो 2 साल में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, करेक्ट है, वो इंटरेस्ट क्या हो गया है, वो इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो लोन वैल्यू है कार की 2 साल के बाद में, वो जो जितना आउटस्टैंडिंग दिया था उतना ही है, 15 लाख रुपए 2 साल के बाद में भी, क्योंकि पहले 2 साल तो इंटरेस्ट ही कमाया बैंक ने। करेक्ट है, अभी भी कस्टमर को 2 साल के बाद में 15 लाख ही चुकाना है, लेकिन 2 साल के बाद कार बेचना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 11-12 लाख रुपए।
तो यहाँ पे 50% सिक्योर्ड लोन हो गया, 50% अनसिक्योर्ड लोन हो गया। तो इसीलिए पहले आरबीआई ने बोला था ये इसको 50% कंसिडर करो अनसिक्योर्ड। जितना अनसिक्योर्ड है उसके ऊपर ही आरडब्ल्यूए लगता है, रिस्क वेटेड एसेट्स। अब वो 50% क्या हो गया, 75% हो गया। सिंपल चीज। तो ये सेमी सेमी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है कार लोन। ठीक है। तो सो मतलब ये कंजम्पशन पैटर्न में आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा कंजम्पशन पर चलता है। अगर यहाँ पे बैंक्स के रेट हाइक होते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठेगा। ठीक है। नंबर 2, और कैपिटल इंटेंसिव कौन से सेक्टर है? एफएमसीजी पर इंपैक्ट है क्या? ज्यादा नहीं है। ऑटोमोबाइल पर इंपैक्ट है क्या? है। बैंकिंग सेक्टर, यस। एनबीएफसी सेक्टर, वेरी यस। फिनटेक कंपनीज, वेरी यस। इसी वजह से पेटीएम का शेयर जो है वो 18-19% क्रैश हुआ। लेकिन पेटीएम का देखिए, अब बाय नाउ पे लेटर जो कॉन्सेप्ट है उसमें कंपनीज क्या कर रही है, उसमें भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। और बेसिकली स्पीकिंग जो मैन्युफैक्चरर से इंस्टेड ऑफ कस्टमर, मैन्युफैक्चरर से वो पैसा लेते हैं। करेक्ट है। कोई मोबाइल है वो 20,000 में बेच रहे, बाय नाउ पे लेटर कर रहे, तो कस्टमर तो उतना ही पेमेंट कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरर से वो जो डिस्काउंट पास ऑन करना था उसके रूप में वो कमीशन ले रहे हैं। तो बेसिकली स्पीकिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, फिनटेक कंपनीज जो है लेस देन 50,000 जो है, उन्होंने बोला कि हम लोग इसमें काम नहीं करने वाले हैं। मोर देन 50,000 टिकट साइज रहेगी तो ही फिनटेक कंपनी में पेटीएम ने कहा है कि दे विल डिसबर्स द लोन। सो क्योंकि जो देखिए जो मोर देन 50,000 वाले लोग हैं उसमें डिफॉल्ट का खतरा कम है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, लेस देन 50,000 में वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन डिफॉल्ट के चांसेस भी ज्यादा है। बिकॉज जो 20,000 का मोबाइल लेने के लिए अगर वो कोई ईएमआई में जा रहा है, भले ही पेटीएम या फिर कोई दूसरा फिनटेक कंपनी 18% चार्ज करता होगा, ओके, बट उसके पास में अगर 20,000 नहीं है तो वॉल्यूम ज्यादा है ऐसे कस्टमर, क्योंकि रूरल डिमांड्स यहाँ से ही आती है, बट खतरा डिफॉल्ट का चांसेस भी ज्यादा है। सो पेटीएम वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, सो दैट इज द रीजन दे वांट टू टेक अ चांस कि हम वॉल्यूम कम करते हैं लेकिन क्वालिटी कस्टमर पकड़ते हैं मोर देन 50,000 जो एप्पल का मोबाइल लेने वाले हैं वो सब। सो ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है। सो यहाँ पे कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है। और कौन सा सेक्टर हो सकता है? कैपिटल इंटेंसिव, होटल इंडस्ट्री, बड़ा होटल खड़ा करना है, डेफिनेटली कैपिटल ज्यादा लगता है, तो वो बिजनेस लोन के जरिए होता है। अगर लेंडिंग रेट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। लेकिन डिमांड कहाँ से आती है? रूरल डिमांड आती है रिटेल से। रिटेल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नया होटल जिसको खड़ा करना है उसके लिए इम्पैक्ट होगा। हॉस्पिटल सेक्टर अगर वो ग्रीन फील्ड एक्सपांशन है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। ब्राउन फील्ड एक्सपांशन मतलब जो ऑलरेडी सेटअप कोई हॉस्पिटल है उसको ही जस्ट थोड़ा मॉडिफाई रीशेप करके खड़ा करना है, ब्राउन फील्ड एक्सपांशन उसको बोलते हैं। तो उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके। सो इस तरह से ओवरऑल कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन वाले सेक्टर्स डाउन जाएंगे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए बीएससी का जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ क्रॉस हो गया 3-4 दिन पहले, और उसके ऊपर रैली हुई है। सो करीब करीब एक मैं एज्यूम कर रहा हूँ 4.25 लाख करोड़, मतलब सॉरी 4.25 ट्रिलियन डॉलर मार्केट हो गया है। और इंडिया का जो जीडीपी है वो आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो मार्केट कैप जब कोई कंट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो गया, जब मतलब ज्यादा उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.25 ट्रिलियन डॉलर हो गया। जिस इसको बोलते हैं बफेट इंडिकेटर। तो बफेट इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि मार्केट काफी महंगा है। ओके, थोड़ा वेट करिए, जो कंट्री है उसकी जीडीपी को थोड़ा और ग्रोथ करने दीजिए, 3.5 ट्रिलियन डॉलर का 4 ट्रिलियन डॉलर होने दीजिए, और तब जाके ये होगा। तो यहाँ पे बबल जो बोलते हैं, बबल क्रिएट होता है, एंड ये बबल से बस्ट होता है मार्केट, तो इसके चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएटली होगा, बट ये इकोनॉमी को ये रियलाइज, ये जो समरी है इसको रियलाइज होने में 2 क्वार्टर देना पड़ेगा। लेकिन 2 क्वार्टर पहले ही मैं ये बोल रहा हूं कि ये
जो लोन सर्कुलेशन है, मतलब पैसा एक्सचेंज कर रहा है, ओके, ये हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है, तब जाके ग्रोथ हो रही है सभी की। बैंक से एनबीएफसी को जा रहा है, एनबीएफसी से फिनटेक को जा रहा है, फिनटेक से कोई जो लोन लेकर बिजनेस करता है उसके पास में जा रहा है, वो मटेरियल ला रहा है, फिर उसके मतलब बेसिकली सप्लायर को पैसा दे रहा है, मटेरियल ला रहा है, फिर कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स पैसा दे रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमी में जो कैश एक्सचेंज होता है, किसके वजह से? सिर्फ लोन की वजह से। तो वो स्पीड कम होगा, वो स्पीड कम हुआ तो जो उसका इम्पैक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट है, ऐसा मुझे लगता है कि करीब करीब यहाँ पे मार्केट जो है मतलब बेसिकली स्पीकिंग ये जो है ये बस्ट होने के चांसेस है, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगा। दूसरी बात ये है, देखिए जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, वो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बेसिस पर ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं होगी, ऐसा अभी मार्केट एज्यूम करके चल रहा है। वेरी सिंपल। तो जो अभी का लेवल है वो ऑलरेडी पीक लेवल पर है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं है, वेट एंड वॉच। आप डेट मार्केट में रहो, थोड़ा कैश में रहो। जो आपका लेटेस्ट से कैश का रेशो है 10% एंड इक्विटी का रेशो है 90%, आप उसे 25-75 पे लाओ, कैश 25% पे रहो, मैक्सिमम पैसा कैश में रखिए। जो रैली है, ऊपर की रैली 4% 5% छोड़ दो, लेकिन रिस्क फ्री रहो। मुझे ऐसा मानना है कि आपको मौके मिलेंगे निचले लेवल पे। ये सब पूरा डाइजेस्ट होने के लिए 6 महीने का टाइम लगेगा, तब तक सेंट्रल इलेक्शन हो जाएंगे। सेंट्रल इलेक्शन हो जाएंगे तो यहाँ से मार्केट, लेटर से मैं अज्यूम करता हूँ 21,000 का निफ्टी 22,000 हो जाएगा, लेकिन 22,000 का निफ्टी ये डाइजेस्ट होने के बाद में 20,000 भी आएगा, करेक्ट है? तो मार्केट में मौके मिलेंगे, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये सब चीज है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हुआ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज मुझे बताना जरूरी था। इसके एग्जांपल्स लेकर समझाना जरूरी था, इसके लिए मैंने थोड़ा लेंदी तरीके से मैंने समझाया। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आशा करता हूँ ये आपको सभी को समझ में आया होगा। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।